चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। बाकी सभी जो क्लासें थी पिछली क्लासें, हमको लगता है वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 51 तक हो गया था। चलिए इसी क्रम में आज आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कौन सा क्वेश्चन है। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कौन सा क्वेश्चन, रुकिए, ये क्वेश्चन है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें दिखा रहा कोई और, एक सेकंड रुकिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए। कह रहा है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रॉपिंग, भूमि जल की कमी, भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम थे। यह क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखिए। तो क्वेश्चन है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रॉपिंग, भूमि जल की कमी, भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम थे। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर ये वाला होगा, उपयुक्त में से सभी थे। क्या थे? उपयुक्त में से सभी। केवल 3 मतलब सभी चारों, इसमें से सॉरी ये गलत है, इसमें से कौन सा रहेगा, सभी चारों रहेंगे। ठीक है, ये समझिए। इसका मतलब है क्या पूछ रहा है कि जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति के आने पर क्या कृषि उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि हुई? तो बिल्कुल वृद्धि हुई थी। क्या हरित क्रांति आने पर रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया गया था? बिल्कुल उपयोग किया गया था। मोनोक्रॉपिंग की गई थी? बिल्कुल। भूमि जल की कमी हुई थी? बिल्कुल। ठीक, चलिए इसे समझते हैं आगे हम लोग कैसे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आ रहा है हरित क्रांति। क्या आ रहा है? हरित क्रांति। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हरित क्रांति क्या है। ठीक, तो ये हरित क्रांति जो था ये 20वीं सदी में, 20वीं सदी के मध्य में, ठीक, 20वीं सदी के मध्य में नई उपज देने वाली, नई उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके, बीजों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता में, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई थी। क्या की गई थी? वृद्धि। चलिए समझिए क्या होता है हरित क्रांति का मतलब क्या है। हरित क्रांति अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 20वीं सदी के मध्य में, किस सदी के मध्य में? 20वीं सदी के मध्य में नई उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके, मतलब ऐसे उपज जो अधिक उत्पादन करे कृषि में, तो ऐसे बीजों का प्रयोग करके, ऐसे उपज का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता में क्या किया गया था? वृद्धि किया गया था। ठीक है, कैसे? अगर देखें ध्यान से इसे, तो ये समझिए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले जो थे वो थे, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति शुरू करने का कार्य कौन किया था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन। ठीक है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मोटे अनाज पर, किस अनाज पर? मोटे अनाज पर अत्यधिक जोर दिया गया। किस पर दिया गया? मोटे अनाज पर अत्यधिक जोर दिया गया। ठीक है, तो अगर देखिए हरित क्रांति में क्या था, हरित क्रांति में मोटे अनाजों पर अत्यधिक जोर दिया गया था, जिससे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ऐसे जो कृषिगत उत्पाद थे
ऐसे जो कृषिगत उत्पाद थे, उनमें क्या हुई, उनमें अत्यधिक वृद्धि हुई। क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि। तो याद रखिए, जो ये भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था मोटे अनाजों पर। कौन से अनाजों पर, मोटे अनाजों पर। ठीक, मोटे अनाजों पर अत्यधिक ध्यान देने से चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि का जो उत्पादन हुआ वो क्या हुआ, तीव्र गति से हुआ। ठीक है, जैसे कृषि में, कृषिगत उत्पादों में क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1967 और 68, इसकी जो प्रभावी सफलता थी, ये 1967 से लेकर 1968 के बीच में इसमें अत्यधिक सफलता देखी गई। अगर हम लोग देखें तो ये जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति से मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप, कहाँ में, मैक्सिको और भारतीय प्रायद्वीप, समझा रहे इसे, मैक्सिको और भारतीय प्रायद्वीप, इन दोनों जगह पर हरित क्रांति आने से मोटे अनाजों में अत्यधिक क्या हुई, वृद्धि हुई। चलिए अब ध्यान समझाते हैं। तो जो भारत में जो हरित क्रांति थी वो चलाया गया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, इन्हें भारतीय जनक कहा जाता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति में अत्यधिक जोर किस पर दिया गया था, तो अत्यधिक जोर दिया गया मोटे अनाजों पर। किस पर, मोटे अनाजों पर। जिससे अत्यधिक जोर देने पर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कई ढेर सारी ऐसी भी फसलें थी जिनके उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर ये देखें तो 1967 से लेकर 68 के दशक में जो था, उसमें हरित क्रांति सबसे तीव्र गति से बढ़ी। केवल यहाँ नहीं बढ़ी, मैक्सिको और भारतीय पूर्व महाद्वीपों में तेजी से कृषिगत उत्पादों में वृद्धि हुई। ठीक है, कृषिगत उत्पादों में वृद्धि होने से देश की आय भी वृद्धि हुई। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग को लग रहा होगा कि शायद ये हरित क्रांति से देश को केवल लाभ हुआ था, ऐसा नहीं है। हरित क्रांति के दो पक्ष थे। ठीक, हरित क्रांति के दो पक्ष थे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक पक्ष में हम लोग देखेंगे सकारात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष, सकारात्मक पक्ष। और एक में क्या रहेगा, नकारात्मक पक्ष। ठीक, तो हरित क्रांति के दो पक्ष थे, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। ठीक है, इसके जो सकारात्मक पक्ष थे, सकारात्मक पक्ष में हम लोग देखते हैं ध्यान से हरित क्रांति के। तो सकारात्मक पक्ष में क्या था कि फसल, अगर हम लोग देखते ध्यान से तो इसमें जो भी फसलें बोई गई उसमें असाधारण वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, असाधारण वृद्धि मतलब जितना सोचा गया था वृद्धि, उससे कहीं अधिक ज़्यादा क्या हुई, वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये इसके सकारात्मक पक्ष में था कि इसमें जितना सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा क्या हुआ, असाधारण वृद्धि हुई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1978 से लेके 1979 तक अगर इसमें देखें तो भारत में 131 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। कितना, 131 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। कितना उत्पादन होता है, 131 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जी। ठीक है, जो विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादन में से एक था। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत के लिए, अगर सकारात्मक पक्ष में देखें तो सकारात्मक पक्ष क्या है कि भारत में जो हरित क्रांति के तहत बोई गई फसलें थी उसमें असाधारण वृद्धि हुई। और वृद्धि इतनी हुई कि अगर हम लोग देखते हैं 1978 से 79 के बीच में, 1978-79 के बीच में अगर देखते हैं तो 131 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। जो विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से क्या था, भारत एक था। 1978 से लेकर 79 के बीच में विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में भारत क्या था, एक था उनमें से। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें और क्या हुआ इसमें, यह तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष क्या था, भारत में आयात में क्या आया, कमी। तो भारत के आयात में क्या आया, कमी। आयात मतलब क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाता है उसे आयात कहा जाता है। मतलब खरीदना क्या हो गया भारत के लिए, आयात। अगर भारत अमेरिका से कुछ खरीद रहा है मतलब आयात करा। तो क्या हुआ कि हरित क्रांति आने से भारत में आयातों में क्या आई, कमी। किस में आयात में कमी आई, तो कृषि उत्पादन के आयात में क्या आई,
कमी आई, ठीक है। अर्थात भारत के आयात में कमी आई, क्योंकि अब भारत अत्यधिक सामान बाहर से न मंगा खुद ही कहाँ उत्पादन करता था, भारत में, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं तो इससे भंडारण स्थिति भी क्या हो गई, बढ़ गई, क्या होगी, भंडारण स्थिति क्या हुई, बढ़ी। मतलब अब भारत में जो खाद्यान्न थे उनका क्या किया गया, भंडार किया गया, उन्हें सिक्योर किया गया, ठीक है। कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत में खाद्यान्न फसलों का जो आयात होता था उसमें कमी हुई और भारत में खुद भंडारण स्थिति क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखते इसमें और देखें तो किसानों के लाभ में क्या हुआ, किसानों को लाभ हुआ, किसानों को लाभ हुआ, किसानों को लाभ हुआ और किसानों के लाभ होने से उनके आय में क्या हुई, उनकी आय में वृद्धि हुई, क्या हुई, उनकी आय में वृद्धि हुई, ठीक। और अगर हम लोग देखें तो तीसरे पक्ष में क्या था, भारत में औद्योगिक विकास हुआ, क्या हुआ, भारत में कौन सा विकास हुआ, औद्योगिक विकास, कौन सा विकास, औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास होने से क्या हुआ, भारत में कृषिगत मशीनों का निर्माण हुआ, क्या हुआ, मशीनों का निर्माण, ठीक। मतलब कृषिगत मशीनों का निर्माण क्या हुआ, भारत में अब जो कृषियाँ होने लगी थी वो ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा, हार्वेस्टर का प्रयोग होने लगा, अगर देखिए तो थ्रेसर का प्रयोग होने लगा। मतलब अब भारत में जो कृषि होती थी उसमें अत्यधिक किसका प्रयोग होने लगा, मशीनों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। पंपिंग सेटों का प्रयोग होने लगा, ठीक। मतलब हरित क्रांति में अत्यधिक मशीनों का भी क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखते तो इसमें चौथा पक्ष जो था सकारात्मक, उसमें क्या था कि ग्रामीण की आय में क्या हुई, ग्रामीण रोजगार क्या हुआ, बढ़ा। मतलब हरित क्रांति आने से जो ग्रामीण थे उनमें क्या हुआ, उनमें रोजगार का सृजन हुआ, अर्थात हरित क्रांति आने से ग्रामीणों में रोजगार का क्या हुआ, रोजगार में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये तो था सकारात्मक पक्ष, ठीक। अगर हम लोग सकारात्मक पक्ष देखें तो क्या, किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ तो आय में वृद्धि हुई। औद्योगिक भारत में औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास होने से कृषिगत मशीनों का निर्माण हुआ। अब जो कृषि होती थी वह नए तकनीकी से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, पंपिंग सेट आदि के माध्यम से होता था। अगर और हम लोग ध्यान से देखते पिछले वाले में, यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम लोग को पता है हरित क्रांति के सकारात्मक पक्ष में ये भी था कि असाधारण वृद्धि भी हुई थी। 78 से 79 के बीच भारत 131 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया था, जो विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादनों में से एक था। और देखते हैं तो भारत में जो आयात था, भारत में जो कृषिगत या कृषि फसलों का या कृषि खाद्यान्नों का जो आयात विदेश से होता था उसमें कमी है, भारत में खुद भंडारण स्थिति क्या हुई, बढ़ी। ये सब क्या थे, ये सब थे सकारात्मक पक्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लिया जाता है नकारात्मक पक्ष, देखा जाए। चलिए, नकारात्मक पक्ष अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके कुछ नकारात्मक भी पक्ष थे, नकारात्मक पक्ष, ठीक। चलिए, नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो अगर हम लोग नकारात्मक पक्ष में देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो हम लोग को पता है कि खाद्यान्न फसलों में तो अधिक उत्पादन हुआ, लेकिन गैर खाद्यान्न अनाज जो थे, गैर खाद्य अनाज उत्पादन क्या रहा, अप्रभावित रहा। ध्यान से देखिए तो इसमें गैर खाद्य अनाज उत्पादन क्या रहे, अप्रभावित रहे। मतलब कुछ विशेष फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फसलों के ऊपर हरित क्रांति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उसमें उनके उत्पादन में क्या हुई, कमी आई। जैसे केवल मोटे अनाजों पर ध्यान दिया गया, उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो दलहन हो गया, तिलहन हो गया, नोट करने वाला पॉइंट है, दलहन तिलहन, ये जो थे दलहन तिलहन, या जो वाणिज्यिक फसलें हो गई, वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, जूट, चाय, गन्ना, ये सब क्या थे, ये सब हरित क्रांति से क्या थे, अप्रभावित थे। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। नकारात्मक पक्ष ये था कि हरित क्रांति आने से हाँ कह सकते हैं कि खाद्यान्न उत्पादों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, लेकिन कौन से खाद्यान्न उत्पादों में, मोटे अनाज को। अगर मोटे अनाज को छोड़ दिया जाता तो हम लोग देखते कि कुछ ऐसे फसलें थी जहाँ हरित क्रांति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि इनके उत्पादन में क्या है, कमी है। चूंकि लोग मोटे अनाजों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, उससे क्या हुआ कि लोग दलहन तिलहन, वाणिज्यिक फसलों में से कपास, जूट, चाय, गन्ना आदि का उत्पादन करना ही बंद कर दिए। इससे क्या हुआ कि इन फसलों में
जो उत्पादकता बढ़नी चाहिए थी उत्पादकता बढ़ने के सिवा क्या हो गई, घट गई। यह हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष थे, क्योंकि हरित क्रांति आने से लोग केवल मोटे अनाजों पर ध्यान दिए, बाकी अनाजों पर ध्यान ही नहीं दिए। तो ये था, याद रखिएगा, हरित क्रांति आने से दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक फसल में कपास, जूट, चाय, गन्ना, ये सब के उत्पादन में एकदम वृद्धि नहीं हुई, ये अप्रभावित रही। ये नकारात्मक पक्ष था हरित क्रांति का। आगे अगर और देखा जाए तो हम लोग को पता है कि जैसे देखिए, अब इसमें HYBP का सीमित कवरेज था। क्या था? सीमित कवरेज था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो उच्च किस्म, जो उच्च इसे क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहेंगे उच्च उपज वाली किस्में, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम तो HYBP का जो क्षेत्र था वो सीमित था। कहने का मतलब कह सकते हैं कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाया गया था हरित क्रांति के तहत। तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम का जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें हाइब्रिड जो बीजों का प्रयोग किया गया था वो केवल कुछ ही फसलों के लिए प्रयोग किया गया था, अर्थात उच्च उपज किस्म कार्यक्रम के तहत जो उच्च उपज की फसलें थी उनका जो था वो सीमित प्रयोग किया गया था, केवल कुछ ही फसलों में। जैसे हाई हील्ड वैरायटी का जो फसल का प्रयोग किया गया था वो केवल कुछ ही फसलों के लिए किया गया था। जैसे अगर देखे ध्यान से तो गेहूं में उन्नत किस्म की फसल का बीजों का प्रयोग किया गया था, चावल में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, ज्वार में किया गया था, बाजरा में किया गया था, मक्का में किया गया था। मतलब केवल 5 ही फसल ऐसे थे, केवल 5 ही फसल ऐसे थे हरित क्रांति में जिनमें हाई हील्ड वैरायटी प्रोडक्ट का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, अर्थात उच्च उपज वाली किस्मों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। जिनमें गेहूं के लिए उच्च उपज की किस्में लाई गई थी, चावल के लिए लाई गई थी, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें हरित क्रांति के तहत हाई हील्ड वैरायटी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? हमको याद है, गेहूं के लिए किया गया, चावल के लिए किया गया, ज्वार के लिए किया गया, बाजरा के लिए किया गया, मक्का के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी फसल के लिए हाई हील्ड वैरायटी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं किया गया था, उच्च उपज वाली किस्म का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिए, केवल कितनी फसल के लिए? 5 फसल के लिए। ये भी एक नकारात्मक पक्ष था, क्योंकि केवल 5 में ही किया गया था। मतलब इसका सीमित क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र था वो सीमित था। हाई हील्ड वैरायटी प्रोडक्ट का जो क्षेत्र था वो सीमित था। अगर और भी फसलों के लिए हाई वैरायटी के जो उच्च उपज की जो किस्में थी अगर उनका प्रयोग किया जाता तो शायद दलहन तिलहन में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, लेकिन उनमें प्रयोग ना करने की वजह से उनकी जो मात्रा थी वो सीमित होगी, अप्रभावित रही हरित क्रांति से। ये नकारात्मक पक्ष थे। आगे अगर देखा जाए, अगर समझ में नहीं आता तो बताइएगा। आगे देखा जाए तो इसमें एक और था, इसमें रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, आप खुद ही सोचिए, अगर रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो हाँ ये कह सकते हैं कि उत्पादकता तो बढ़ी। याद रखिए, कभी भी रसायनों का अगर अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादकता तो बढ़ेगी, लेकिन याद रखिए उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ मिट्टी की जो उर्वरकता है केवल सीमित समय तक ही जीवित रहेगी, सीमित समय तक। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और मिट्टी में रहने वाले, जैसे मिट्टी का मित्र कहने वाला, किसानों का मित्र कहा जाने वाला केचुआ, अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करने से, अधिक रसायनों के प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिससे मिट्टी दोबारा से अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी? पुनर्उर्वरकता नहीं बढ़ा पाएगी, दोबारा से पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। जिससे क्या हो जाता है, एक समय के बाद उस खेत में उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ये इतने थे नकारात्मक पक्ष। और क्या था? भूमजल में वृद्धि भी हुई थी, बिल्कुल भूमजल में वृद्धि हुई थी। ठीक है, चला जाए फिर आगे। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो गया। चलिए ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, ध्यान दीजिएगा उस पर। चलिए, प्रश्न क्या था? अब ध्यान से देखिए, अब समझ में आएगा। कह रहा है हरित क्रांति में क्या क्या हुए थे, आप लोग बताइए, अब समझ में आया? पहला क्या था? कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, अब तो समझ में आएगा, हुआ था। रसायनों का अधिक उपयोग हुआ था। मोनोक्रॉपिंग की गई थी, बिल्कुल की गई थी। भूमजल की कमी हो गई थी, बिल्कुल। अत्यधिक जलों का प्रयोग करने से भूमजल में क्या आई थी? कमी आई थी, क्योंकि बड़े बड़े पंपिंग सेट लगे थे, इससे खेती हो रही थी अत्यधिक तेजी गति से। तो उसे बिल्कुल, ये चारों कथन क्या है? सही है। चलिए आगे चला जाए। केवल एक ही क्वेश्चन आज हो पाया, 19 मिनट बीत गया। चलिए थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम कहते हैं ये केवल एक क्वेश्चन ना होकर पूरा ये रहेगा कि उस टॉपिक का पूरा कवरेज रहेगा। चलिए आगे देखिए, लिखा क्या है?
जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? चलिए आप लोग बताइए क्या कहेंगे। तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। याद रखिएगा। चलिए हम समझाते हैं आपको। ये समझ लीजिए कि ये एक खेत है, ठीक। इस खेत में पहले एक लोग काम करते थे। कितने लोग? एक लोग। तब भी जो उत्पादन था वो 50 केजी होता था। कितना केजी? 50 केजी। एक मिनट रुक जाइए, लाइट चली गई है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। चलिए कैमरा कुछ समय के लिए ऑफ हो गया है। समझिए, इसमें एक लोग काम करते थे, तब भी उत्पादन कितना होता था? 50 केजी। आज इसमें मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? 2 लोग। तभी उत्पादन कितना हो रहा है? 50 केजी। मतलब इस खेत में अगर एक लोग काम कर रहे थे तब भी उत्पादन कितना हो रहा था? 50 केजी। इस खेत में 2 लोग काम कर रहे थे तभी उत्पादन कितना हो रहा है? 50 केजी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस खेत में जो एक लोग काम कर रहे थे तब भी उत्पादन जो 50 केजी होता था वो तो था इनका, लेकिन में जो दूसरा व्यक्ति शामिल हुआ जिसके शामिल होने से उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब ये जो व्यक्ति था इसके इस खेत में काम करने न करने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति अगर वो किसी काम में शामिल होता है, शामिल उसके होने ना होने से उस काम पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे देखा जाए। चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। चलिए देखिए ध्यान से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर किया जाए। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि जो में जो है टाइगर ट्रम्प के सामने दिया है भारत और अमेरिका के बीच में। वो पूछ रहा है जो सैन्य अभ्यास होता है टाइगर ट्रम्प, क्या वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है? दूसरा कह रहा है जो दस्तलिक होता है क्या वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है? तीसरा कह रहा है जो लामितिया होता है क्या भारत और सेशल्स के बीच में होता है? ये आपके सामने कथन दिया गया। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो था ये तीनों कथन क्या थे? ये तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक, इनमें तीनों कथन सही है। तो टाइगर ट्रम्प नामक जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और किसके बीच होता है? वो अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो जो टाइगर ट्रम्प होता है, याद रखिए टाइगर ट्रम्प भी लिखा है ट्रम्प, तो टाइगर ट्रम्प जो होगा भारत और अमेरिका के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। आगे अभ्यास जो दस्तलिक होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये भी सही है। तीसरा लामातिया, तो लमितिया जो होता है, लमितिया जो होता है ये भारत और सेशल्स के बीच में होता है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों कथन क्या है? सही है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये देखें तो टाइगर ट्रम्प वाला जो होता है इसमें भारत और, हम लोग को पता है भारत और अमेरिका दोनों होते हैं, भारत और अमेरिका। इसमें भारत और अमेरिका दोनों की सेनाएं क्या होती है? शामिल। ठीक, दोनों की सेना क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो इसमें दोनों देशों की सेनाओं के साथ साथ गैर सैन्य समितियां भी शामिल हो सकती है। कौन सी? गैर सैन्य समितियां। ठीक है, याद रहेगा, गैर सैन्य एजेंसियां अगर चाहे तो शामिल हो सकती है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये तीनों सही है। टाइगर ट्रम्प क्या था? भारत और अमेरिका के बीच में। दस्तलिक क्या है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच में। लामितिया क्या है? भारत और सेशल्स के बीच में। एक तो याद रखिए, तो दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, लामितिया भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, जहाँ समझाने लायक रहेगा वहाँ बिल्कुल समझाएंगे। चलिए आगे, चलिए आगे देखा जाए। चलिए आगे देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, चलिए इसे ध्यान से देखिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया, चलिए इसे ध्यान से देखा जाए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है इसे हम लोग समझेंगे तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो है फिलिप वर्क। कौन सा है? फिलिप वर्क। याद देखिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, कहने का मतलब कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कभी भी नोट करिए, यदि कभी भी
मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक, याद रखिए इसे। यदि कभी भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो याद रखिएगा बेरोजगारी क्या होता है, कम। इसके नोट कर लीजिए, एकदम याद रखिए, कभी भी एग्जाम में आता है कि किसके बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, एकदम उल्टा। तो याद रखिए व्युत्क्रमी मतलब एकदम उल्टा, टोटल उल्टा। तो इसमें कहेंगे मुद्रास्फीति और अगर बेरोजगारी के बीच में कभी भी पूछा कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध को कौन दर्शाता है, फिलिप, ठीक है। तो फिलिप वर्क जो होता है हमेशा कहता है कि यदि कभी किसी देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती नहीं। याद रखिए मुद्रास्फीति बढ़ी तो बेरोजगारी कम होती है। अगर वहीं क्या हुआ दूसरा, नोट करिए इसे, अगर मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, इसे नोट करिए। तो जब कभी भी किसी देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ने से वहाँ बेरोजगारी हमेशा क्या होती है, कम। और यदि किसी देश में मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है। नोट करिए उल्टा है, मुद्रास्फीति बढ़ी बेरोजगारी कम हुई, बेरोजगारी बढ़ी तो मतलब मुद्रास्फीति कम हुई, ठीक है। तो मुद्रास्फीति कम तो बेरोजगारी बढ़ी, मुद्रास्फीति ज़्यादा बेरोजगारी घटी, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक आर्थिक सिद्धांत था जो किसके द्वारा दिया गया था, फिलिप के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, तो फिलिप के द्वारा दिया गया आर्थिक सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था, आर्थिक सिद्धांत। तो किसके द्वारा दिया गया था ये आर्थिक सिद्धांत, तो आर्थिक सिद्धांत जो दिया गया था वो फिलिप के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, फिलिप के द्वारा। विलियम फिलिप नाम था इनका, पूरा क्या नाम था, विलियम फिलिप। चलिए इसे देखा जाए यहाँ पे, तो विलियम फिलिप, ठीक, याद रखिए। तो विलियम फिलिप नाम के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। कौन थे, अर्थशास्त्री, ठीक। तो विलियम फिलिप नाम के क्या थे, ये विलियम फिलिप नाम के क्या थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो विलियम फिलिप नाम के जो अर्थशास्त्री थे ये सबसे पहले ये बताए थे यदि किसी भी देश में, हमेशा याद रखिए, यदि किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि होती है, यदि किसी भी देश में देश ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, यदि कोई भी देश में आर्थिक समृद्धि होती है तो याद रखिए आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उस देश में और क्या रहता है, मुद्रास्फीति भी आती है। चलिए समझते हैं क्या कहने का मतलब क्या है। ये कहने का मतलब ये है कि ये विलियम फिलिप क्या कहना चाहते थे, यदि किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो उस देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ने से वहाँ क्या आती है, वहाँ मुद्रास्फीति आती है। अर्थात यदि कभी भी किसी देश में आर्थिक समृद्धि होगी तो वहाँ मुद्रास्फीति आएगी, मुद्रास्फीति आने से अत्यधिक नौकरियाँ क्या होंगी, सर्जित होंगी, मतलब वहाँ नौकरियाँ क्या होंगी, नौकरियाँ बढ़ेगी, और नौकरियाँ बढ़ेंगी तो हमेशा याद रखिए बेरोजगार क्या होगा, बेरोजगार कम होगा। ये तो भी समझाए थे। अर्थात कोई भी देश तरक्की करता है तो वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो नौकरियाँ सर्जित होती है और बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर मुद्रास्फीति, सिंपल समझिए, अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो देश में क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगा, और यदि मुद्रास्फीति बढ़ी तो सिंपल इधर देखिए तो बेरोजगारी कम। वहीं अगर मुद्रास्फीति कम हुई तो याद देखिए कम होने का मतलब ये वाला सिंबल, तो सिंपल मुद्रास्फीति कम हुई तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिए कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात कौन बताया था या किस वक्र में बताया जाता है, तो विलियम फिलिप वक्र में, जो किसके द्वारा दिया गया था, विलियम फिलिप के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे, चलिए तो इसमें कौन सा कथन सही था, ये वाला कथन क्या था, बिल्कुल सही था। चलिए आगे देखा जाए। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए ये देखा जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करें आपके सामने लाए। चलिए ये क्या है, ये है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है। क्या कह रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डॉक्सिन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग
मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, चलिए समझा जाए। तो प्रश्न क्या आया आपके सामने? प्रश्न आया डॉक्सिंग। कौन सा प्रश्न है? डॉक्सिंग। याद रखिए, कभी भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे डॉक्सिंग को, याद रखिए ये सब साइबर अपराध से संबंधित शब्द होते हैं। डॉक्सिंग किससे संबंधित होते हैं? साइबर अपराध से। हमेशा याद रखिए, डॉक्सिंग हो गया, और 3-4 वर्ड है जो भी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद है कि अगर हम लोग कभी भी सुनेंगे डॉक्सिंग शब्द, तो ये डॉक्सिंग शब्द हमेशा किसी संबंध रखता है? ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध। ठीक, साइबर सुरक्षा उपाय होते हैं। ठीक है, याद रखिए, तो याद रहेगा। ठीक है, तो डॉक्सिंग शब्द क्या है? तो ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय से है। तो डॉक्सिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यदि कभी ऑनलाइन हैकिंग होता है तो उसके विरुद्ध जो साइबर सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? डॉक्सिंग। तो ये वाला याद रहेगा डॉक्सिंग शब्द के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें कि कोई एक व्यक्ति है, क्या है? कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के, इस यहाँ पे देखेंगे, समझे, ये कोई व्यक्ति है, ये समझे डॉक्सिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जब ये किसी दूसरे व्यक्ति का, ठीक, ये व्यक्ति मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति, तो जो ए व्यक्ति है वो जब कभी बी व्यक्ति का डाटा क्या कर ले? चुरा ले। ठीक है, यहाँ पे डॉक्सिंग शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं? डॉक्सिंग, डॉक्सिंग शब्द। ठीक, तो मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, जब वो बी नाम के व्यक्ति का क्या चुरा ले? डाटा चुरा ले। और बी नाम के व्यक्ति का डाटा चुराने का मतलब होता है उसकी जो पर्सनल जानकारी होती है, उसको पर्सनल जानकारी को किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया चलाता हो, वहाँ से निकाल के और फिर उसे क्या शुरू कर दे? उसे क्या करना शुरू कर दे? ब्लैक मेल करना शुरू कर दे। मतलब ये कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सनल डाटा को चुरा कर यदि उसे ब्लैक मेल करता है, तो याद रखिए इसी शब्दों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डॉक्सिंग शब्द नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा। तो जब कभी किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे विशेष व्यक्ति की सूचना को चुरा लिया जाता है, उस चुराई की सूचना के माध्यम से उसे ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? डॉक्सिंग नामक शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए फिर। तो डॉक्सिंग समझ में क्या था? चलिए बताइए डॉक्सिंग क्या था? तो यह कहाँ का चला गया डॉक्सिंग? ये है डॉक्सिंग। तो प्राय सुर्खी में रहने वाला डॉक्सिंग शब्द किससे संबंधित? तो ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध, ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय से। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। समझ में नहीं आता तो आप लोग बताइएगा, थोड़ा और मेहनत करेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखा जाए। तो ये आपके सामने एक प्रश्न आया, चलिए, तो ये आपके सामने प्रश्न आ गया, थोड़ा सही करना पड़ता है इसे हमें। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ASPIRE योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो पहला क्या है? ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना। कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना। तीसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण करना। या फिर अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी अवसंरचना भागीदार को सुनिश्चित करना या बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ASPIRE योजना किससे संबंधित रखती है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिए। चलिए इस पर चर्चा किया जाए। ठीक, तो इसमें रहेगा ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा? कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना। याद रखिए, तो जो ASPIRE योजना होता है ये कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करता है। चलिए इसे ध्यान से देखा जाए। तो आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है? ASPIRE, कौन सा क्वेश्चन है? ASPIRE योजना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवाचार, ग्रामीण नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना। चलिए इसे समझा जाए। तो ASPIRE जो योजना आई थी, ये आई थी नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को क्या करने आई थी? बढ़ावा देने के लिए आई थी। याद रहेगा। तो याद रखिए, कृषि उद्योग में कहाँ? तो कृषि उद्योग में, इसे समझा रहे, रुकिए, कृषि उद्योग में
कृषि उद्योग में नवाचार खूब तेजी से बढ़ाने के लिए, ठीक, तेजी से बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चलिए समझे, तो ASPIR योजना जो थी ये नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई थी, ठीक, ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ देखें तो सरकार क्या करती है, कृषि उद्योगों में नवाचार को तेजी से क्या देती है, बढ़ावा देती है, जिससे क्या बढ़े, उत्पादन बढ़े। जिसके लिए जो सरकार होती है वो 2 प्रकार के योजनाओं को इसमें लेके आती है। पहला जो हो जाए LBI योजना, कौन सी, LBI योजना, और दूसरा TBI योजना, कौन सी योजना, TBI योजना। तो एक LBI योजना होती है, एक TBI योजना होती है, ठीक है। ये 2 योजनाएं किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये 2 योजनाएं लाई गई थी सरकार के द्वारा। किसके लिए, किसके तहत, ASIPIR के तहत, जहाँ नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन में दिया गया था भारत सरकार द्वारा ASPIR योजना का उद्देश्य क्या था, तो याद देखिए कृषि उद्योग में भी बताया था, कृषि उद्योग में नवाचार को बढ़ाने के लिए, तो कृषि उद्योग में उद्योगशीलता को बढ़ावा देने के लिए, तथा प्रौद्योगिकी भी बताया, प्रौद्योगिकी के लिए LBI और TBI 2 योजनाओं को लेकर आई थी, को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना, ठीक, याद रहेगा। चलो जा आगे। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन फिर से आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये पूछ रहा है जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि जो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में जलवायु मंत्रालय पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी, ये क्वेश्चन कह रहा है, सही है कि नहीं। दूसरा, CTCN का मुख्य रूप से निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना था, ये भी ये देखना है। CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रौद्योगिकी तंत्र का कार्यान्वयन करता है, ये करना। तो चलिए अभी हम लोग पहले से देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो CTCN क्या है, CTCN इसे कहेंगे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड सेंटर नेटवर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड सेंटर नेटवर्क। तो पहला इसमें ध्यान से अगर हम लोग देखें तो CTCN का जो स्थापना की गई थी, सबसे पहले ये देखें क्या था, CTCN की स्थापना, तो CTCN की स्थापना वहाँ दिया गया था 2016, ठीक, गलत है। CTCN की स्थापना क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड सेंटर नेटवर्क की जो स्थापना की गई थी, CTCN की स्थापना 2016 में न करके कब की गई थी, 2014, याद रहेगा। तो CTCN की स्थापना कब की गई थी, तो CTCN की स्थापना 2014 में की गई थी, इस हिसाब से पहला कथन गलत हो गया। तो पहले कथन में क्या दिया गया था कि CTCN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड सेंटर नेटवर्क की स्थापना जो की गई थी 2016 में की गई थी, जो गलत हो गया। वो कब की गई थी, तो याद देखिए CTCN की स्थापना कब की गई थी, 2014 में की गई थी, ठीक। और हम लोग अगर ध्यान से देखें तो किस लिए की गई थी CTCN की स्थापना, तो विकासशील देशों में, कैसे देशों में, विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी को, किसको, प्रौद्योगिकी को। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी को क्या करना, प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना, मतलब ऐसे देश जो विकासशील देश हैं उसमें अधिक से अधिक कंपनियों को क्या करना, भेजना, वहाँ पर आमंत्रित करना, ताकि वो बड़ी से बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर स्थानांतरित हो जाए, लगे, जिससे विकासशील देश का क्या हो, विकास हो। तो CTCN का जो लक्ष्य था वो विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी का क्या करना था, हस्तांतरण करना था, विस्तारण करना था। दूसरा क्या करना था, बड़ी से बड़ी कंपनियों को कहाँ भेजा जाए, विकासशील देशों में, और कंपनियों का लगातार क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक। इसके बाद बाधाओं को दूर करना, किसको दूर करना, बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना। चलिए इसे समझा रहे हैं, दूर करना इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए CTCN का उद्देश्य क्या था, CTCN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड सेंटर नेटवर्क का जो उद्देश्य था वो विकासशील देशों में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकियों की स्थापना करना था, अर्थात जो बड़े से बड़े प्रौद्योगिकी हैं ये ऐसे देशों में जाए जो विकासशील देश जिनको आवश्यकता है, अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ खुली जाए उस देश में, ताकि वहाँ पर विकास हो। और विकासशील देशों में जो फैक्ट्रियाँ खुली जा रही हैं, जो प्रौद्योगिकी लगाई जा रही है, उनके देशों में यदि कोई बाधा आती है तो बाधाओं को दूर करना, ये किसका काम था, CTCN का काम था, ठीक है। अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या था, इसमें विकासशील देशों के अनुरोध पर, किन देशों के अनुरोध पर, विकासशील देशों के अनुरोध पर निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए
प्रभावकारी दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकी का तुरंत हस्तांतरण करना। मतलब इसमें कहने का क्या मतलब था कि इसमें जो विकासशील देश थे, समझिएगा इसे, इसमें जो विकासशील देश थे, विकासशील देश अनुरोध करते हैं, क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं कि निम्न कार्बन और जलवायु के लिए, तो किसके द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा CTCN से आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि निम्न कार्बन, कम से कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास के लिए, जलवायु लचीले विकास के लिए, कौन से विकास के लिए, जलवायु लचीले विकास के लिए, जो ध्वनि प्रौद्योगिकी है, कौन प्रौद्योगिकी है, ध्वनि प्रौद्योगिकी, उनका क्या किया जाए, त्वरित हस्तांतरण किया जाए, क्या किया जाए, त्वरित हस्तांतरण किया जाए। मतलब जो ध्वनि प्रौद्योगिकी है उन्हें तुरंत क्या किया जाए, उद्देश्य से हटाया जाए। ठीक है, याद रखिए किसके लिए, निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए और जलवायु लचीलेपन के लिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा प्रश्न सही है, चलिए देखिए ध्यान से। तो ये आपके सामने प्रश्न है, क्या कहता था, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क की स्थापना की गई थी। इसमें क्या था, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। आप लोग को अभी तुरंत पता चला, इसकी स्थापना 2016 में नहीं की गई थी। हाँ, ये है कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में किया गया था, पेरिस शिखर सम्मेलन। तो इसे याद करिए, इसकी स्थापना 2016 की वजह कितना करेंगे, 2014 में, बाकी सब सही है। तो इसकी स्थापना 2014 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में हुआ था। ये बिल्कुल क्या था, सही था। आगे, CTCN का मुख्य लक्ष्य क्या था, निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, ध्वनि उत्पादन जो थे उसका हस्तांतरण करना। आगे, CTCN जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्बन की शाखा है, बिल्कुल ये भी क्या था, सही। तो इसमें 2 कथन क्या थे, सही थे, बाकी कथन क्या थे, गलत थे। ठीक है, आगे चला जाए। ये इससे पहले हम करा चुके हैं। ठीक है, चलिए इसे ध्यान से देखा जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन आपके सामने, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। चलिए इसे ध्यान से देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपके सामने क्वेश्चन था। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट, तो याद रखिए जो विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है वो विश्व बैंक के द्वारा क्या की जाती है, विश्व बैंक समूह के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी की जाती है, याद रहेगा। तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। चलिए अगर इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, चलिए इसे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले विश्व विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसे कहेंगे। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व विकास समूह कहेंगे, क्या कहेंगे, विश्व विकास समूह या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसकी स्थापना कब की गई, तो WBG की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ठीक, और किसके द्वारा, तो IBRD के द्वारा, किसके द्वारा, IBRD के द्वारा की गई थी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछेगा कि विश्व बैंक समूह, इसे विश्व बैंक नहीं कहते, इसे विश्व बैंक समूह कहते हैं। तो विश्व बैंक समूह की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद IBRD के द्वारा की गई थी। यह क्या करता है, यह निम्न मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो यह निम्न मध्यम आय वाले देशों को क्या प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, याद रहेगा। तो जो विश्व बैंक समूह होता है ये IBRD के द्वारा बनाया गया था। इसका जो कार्य होता है वो निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनका क्या करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये जो है यह भी बताए, ये विश्व विकास रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है। अभी देखे थे ये क्या करता है, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये आपके सामने आता है लास्ट क्वेश्चन, आज का ये है लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे ध्यान से देख लिया जाए। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है वाइट लेबल एटीएम, वाइट लेबल एटीएम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPSI द्वारा होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसमें कौन सा सही है, ये वाला क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही था। चले आगे। अब आज के लिए क्लास बस इतना ही रहेगा, बाकी क्लास हम लोग कल अपलोड करेंगे। और हाँ, जैसा कि कल अब ये 2026 चल रहा है तो इसमें हम लोग कंटिन्यू ये कोशिश करेंगे कि इसी मंथ में ये वाला जो क्लास हम लोग चलाए हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्लास, इसमें जो 150 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट बनाए थे ये ख़त्म करेंगे। और अब इसी पे कल से जो होगा यहाँ 2 क्लासें और चलेंगी। पहला तो ये होगा कि हम लोग देखेंगे जो भी एग्ज़ाम लगने वाला है, तो यहाँ पर पर डे IAS UPSC का जो अभी जो प्रैक्टिस सेट आया है, कोशिश करेंगे कि GS का एक प्रैक्टिस सेट पर डे यहाँ पर सॉल्व कराया करेंगे, कोशिश करेंगे हो सकता है तो कल से फिर से इतिहास का भी शुरू होगा, जहाँ हम लोग आधा आधा क्वेश्चन पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50-50 क्वेश्चन एक दिन में कोशिश करेंगे करने की। ये तो हो गई कि हम लोग प्रैक्टिस सेट अब एक क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी क्लास बनेगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट जो भी होगा, जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए कह रहे हैं। अब हम लोग जो यहाँ हमको बताना था, ये बताना था कि अब हम लोग कल से जो करेंगे, ये तो था कि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, ये तो एग्जाम आने पर तो कराएंगे। अभी के लिए क्या था, ये तो चलता रहेगा क्लास, इकोनॉमिक्स वाला क्लास पर डे चलता रहेगा, एक भी दिन क्लास बंद नहीं होगा। वैसे कभी कदार संडे को हो गया तो बंद हो सकता है, बाकी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। लेकिन अब इस पर जो चलने वाला इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा, वो करंट अफेयर का क्लास चलेगा, ठीक है। तो कल से पूरा जो जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक के बीच में जितना भी करंट अफेयर का टॉपिक है वो कल से इस पर कवर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अब 1 जनवरी, यहाँ देख लीजिए कुछ बताना था इसे बता देते हैं। 1-2 लोग 4 लोग जो भी पढ़ते हैं उनके लिए जो इनका एग्जाम लगने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग को पता है चाहे वनडे हो, चाहे PCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे रेलवे हो, ये सभी वैकेंसी लगी हुई इस टाइम पर, ठीक। और सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है GS में वो किसका होता है, वो होता है करंट अफेयर का, ठीक है। बाकी जो पढ़ा ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब करंट अफेयर का एक नया सीरीज शुरू करेंगे यहाँ पर, वो रहेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और क्या रहेगा ऊपर 2025। ये पूरा पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम में, इतना आशा करते हैं कि गारंटी पढ़ाएंगे तो एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कल से पर डे 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो करंट अफेयर का इस पर आता रहेगा। पूरा खत्म करने में हमको लगता है 20 दिन 25 दिन का टाइम लगेगा हमका, पूरा 25 का करंट अफेयर पढ़ाने में, 25 वीडियो का 26 वीडियो जो भी बनेगा। लेकिन याद रखिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पर डे वीडियो जाएगा तो पर डे आप पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो नहीं पढ़ते, वीडियो रुक गई, अब आप सोचेंगे 4 वीडियो 5 वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका पीछे का छूट जाएगा, जिससे क्या होता है माइंड पे नेगेटिविटी उठता है कि इतना वीडियो हमारा छूट गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप क्लास मिस मत करिएगा, कल से कंटिन्यूटी क्लास करिए करंट अफेयर का। बस इतना ही बताना था, ये उनके लिए था जो वीडियो देखते जो पढ़ते, बाकी जिनसे मतलब नहीं उनके लिए बातें नहीं थी, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, टाइम कम है, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन दिया उसका आप लोग आंसर बताइएगा।